हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 11th क्लास और अपना टॉपिक चल रहा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। कल हमने थॉमसन प्रतिरूप पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इसी क्रम में आगे की ओर, वो हैं रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो हैं रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप या परमाणु मॉडल। तो ध्यान रहे कि चल रहा है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में सोने की एक पतली पर्णिका लेकर उसमें एल्फा कणों की बौछार की, ठीक है। और एल्फा कणों की एल्फा जो किरणें आपतित होती पर्दे पर, उस पर्दे पर इन्होंने जिंक सल्फाइड का लेप कर दिया। तो देखिए आप इधर, यह है एक प्रतिदीप्तिशील पर्दा जिसके ऊपर इन्होंने जिंक सल्फाइड का लेप किया। जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा, जिंक सल्फाइड से लेपित पर्दा। इन्होंने क्या किया, इस सोने की पतली पर्णिका पर एल्फा कणों की बमबारी की, बौछार की। एल्फा कणों की बौछार करने पर इन्होंने देखा कि अधिकांश एल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं और कुछ कण ऐसे थे जो इसके पार्श्व भाग से टकरा करके 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। और बहुत कम कण ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे गए और जाकर के इस ठोस भाग से टकराकर वापस अपनी मूल दिशा में लौट आए। क्लियर? तो इन्होंने एक प्रयोग किया था सोने की पतली पर्णिका लेकर के और उस पर एल्फा कणों की बमबारी की, बौछार की, जिसके फलस्वरूप इन्होंने देखा कि अधिकांश जो एल्फा कण हैं वो एल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। और कुछ कण ऐसे थे, लगभग हम देखें 2000 कणों में से कण ऐसा था जो इसके पार्श्व भाग से टच होकर के 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाता है। और बहुत कम कण ऐसे थे, लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो सीधा गया और किसी ठोस पार्ट से टकरा करके वापस अपनी मूल दिशा में 180 डिग्री के कोण पर पुनः लौट आया। तो ये थे इनके प्रेक्षण। रदरफोर्ड मॉडल है ये, रदरफोर्ड मॉडल। देखिए आप, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पतली पर्णिका पर, नोट करो, सोने की पतली पर्णिका पर एल्फा कणों की बौछार की, जिसके फलस्वरूप इन्होंने पाया कि अधिकांश एल्फा कण, यह लिखें, बौछार की तथा निम्न प्रेक्षण प्राप्त की। क्या प्रेक्षण थे वो हम देखते हैं। तो हम लिख रहे हैं प्रेक्षण। सबसे पहली बात तो ये कि अधिकांश जो एल्फा कण थे वो बिल्कुल सीधे ही निकल गए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, वो है अधिकांश एल्फा कण
बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं, सीधे ही निकल जाते हैं। सेकंड पॉइंट है कुछ कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए, विक्षेपित हो गए। और तीसरा पॉइंट है बहुत कम कण लगभग 20,000 में से एक किसी ठोस भाग से टकराकर, किसी ठोस भाग से टकराकर पुनः मूल दिशा में 180 डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर लौट आए। यह 3 प्रेक्षण रदरफोर्ड मॉडल से ने प्राप्त किए थे। अधिकांश एल्फा कण जो हैं यह बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। कुछ कण ऐसे थे जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गए और बहुत कम कण लगभग 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो सीधा गया और किसी ठोस पार्ट से टकरा करके वापस अपनी मूल दिशा में 180 डिग्री के कोण पर पुनः लौट आया। तो ये प्रेक्षण रदरफोर्ड मॉडल से प्राप्त किए गए थे। आप इनको नोट करो। इसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है उसके बारे में हम बात करेंगे और चित्र भी बना लेना है। यह है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो नोट कर लिया होगा। देखिए एल्फा कणों की बौछार की, अधिकांश एल्फा कण क्या हुए बिल्कुल सीधे ही निकल जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है हमने कि अधिकांश एल्फा कण जो हैं वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। बहुत कम कण ऐसे थे, लगभग 2000 कणों में से कण ऐसा था जो पार्श्व भाग से टकरा करके 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाता है। और बहुत कम कण ऐसे थे, लगभग 20,000 कणों में से कण ऐसा था जो सीधा गया और किसी ठोस भाग से टकरा करके पुनः मूल दिशा में लौट आया। तो ये 3 प्रेक्षण इन्होंने प्राप्त किए थे। इसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टोपी लिखो आप, निष्कर्ष। निष्कर्ष सबसे पहले बात तो ये कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। मतलब ये हुआ कि अधिकांश जो एल्फा कण थे वो बिना विचलित हुए सीधे ही निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ? परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। दूसरी बात यह है कि परमाणु का जो धनावेश होता है
पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ स्थित होता है? वो परमाणु के सेंटर में स्थित होता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? नाभिक। यानी जो परमाणु हैं, उस परमाणु का जो कुल धनावेश होता है वो उसके सेंटर में स्थित होता है, उसके केंद्र में निहित होता है, और उसी को न्यूक्लियस कहा जाता है, यानी कि नाभिक कहा जाता है। क्लियर है ना? तो ध्यान रहे, सबसे पहला पॉइंट लिखा हमने, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। दूसरी बात, न्यूक्लियस के बारे में बताई गई कि जो धनावेश हैं वह उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। क्लियर है? इसके अलावा परमाणु एक विद्युत उदासीन कण होता है, अर्थात परमाणु के अंदर धनावेशों और ऋणावेशों की संख्या लगभग बराबर होती है, बराबर है, नो चेंज। तभी तो कहा परमाणु उदासीन है। यदि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो गया तो फिर वो आवेशित हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मतलब सीधा सा ये हुआ कि परमाणु क्या उदासीन है, परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि भिन्न भिन्न परमाणु हैं, अलग अलग परमाणु हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? अलग अलग होगी, अर्थात उन्हीं के अनुरूप होगी। क्लियर है? एक और बात ये डिफाइन करता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करता है, जिसे कक्षा कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? कक्ष कहें या ऊर्जा स्तर कहें या कोश कहें, बात एक ही। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस पथ में गति कर रहा है उसको कहा जाता है कक्षा। अब नाभिक में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन, और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो आकर्षित करेगा। मतलब ये हुआ कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक तो अभिकेंद्रीय बल और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर नाभिक की ओर आकर्षित करता है, और अपकेंद्रीय जो बल होता है वो इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से दूर धकेलता है। मतलब ये हुआ कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों परस्पर बैलेंस रहते हैं, दोनों परस्पर संतुलित रहते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉन न तो नाभिक के पास आ पाता और न ही नाभिक से दूर जा पाता। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करता रहता है। समझ में आई मेरी बात? तो ये थे रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष। तो सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, क्योंकि अधिकांश एल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, परमाणु का कुल धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। न्यूक्लियस कहा जाता है इसे। और यदि नाभिक की त्रिज्या की बात की जाए, नाभिक की त्रिज्या होती बेटा 10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या की बात की जाए तो परमाणु की त्रिज्या होती है वो है 10⁻10 मीटर। परमाणु का जो कुल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वह उसके केंद्र में स्थित है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है?
10 की घात माइनस 15 मीटर होती है और परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10 की घात माइनस 10 होती है। क्लियर है ना? तो बात समझ में आएगी आपको कि परमाणु का जो कुल धनावेश है वो उसके केंद्र में स्थित हैं, जिसको नाभिक कहा जाता है। और नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घात माइनस 15 मीटर और परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10 की घात माइनस 10 मीटर। अब आप सोच सकते हैं कि परमाणु 10 की घात माइनस 10 मीटर, परमाणु कितना छोटा है। तभी तो कहा है कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसका यह है, परमाणु एक वैद्युत उदासीन कण है। वैद्युत उदासीन कण है, अर्थात परमाणु में धनावेशों एवं ऋणावेशों की संख्या समान होती तभी तो काम है न्यूट्रल, उदासीन, धनावेशों और ऋणावेशों की संख्या क्या है? बराबर है। तो यह था रदरफोर्ड मॉडल के कुछ निष्कर्ष। और अभी 1-2 पॉइंट और लिखते हैं हम, पहले आप इनको नोट कर लो। नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है अपना नेक्स्ट पॉइंट है, भिन्न भिन्न परमाणुओं में धनावेशों एवं ऋणावेशों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है, अभी हाल हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों गति कर रहा है, तो उस पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, जिन्हें अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित करता है, और अपकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से परे धकेलता है, दूर धकेलता है। तो मतलब सीधा सा ये हुआ कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों क्या रहते हैं? परस्पर बैलेंस रहते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रॉन न तो नाभिक के पास आ पाता और न ही नाभिक से दूर जा पाता। तो हम लिखते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पथ में गति करते हैं उसे ऊर्जा स्तर कोश या कक्ष कहते हैं। कोश या कक्ष कहते हैं। गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, जिन्हें अभिकेंद्रीय एवं अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये दोनों बल
परस्पर संतुलित रहते हैं, संतुलित रहते हैं। तो हम लिखते हैं अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बराबर होगा अपकेंद्रीय बल। दोनों बल परस्पर क्या है, बैलेंस हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन न तो नाभिक के पास आ पाता और न ही नाभिक से दूर जा पाता। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष। क्या रिजल्ट इनको मिला है वो है। नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने, हो गया बेटा? चलिए आगे। इसके बाद हम लिखते हैं इसके दोष यानी कि त्रुटियां। क्या दोष रदरफोर्ड मॉडल में पाई गई हैं, तो बात करते हैं उसके बारे में। टॉपिक है हमारा वो हैं दोष या त्रुटियां। मिटा दूं? दोष या कमियां या त्रुटियां। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मैक्सवेल एक वैज्ञानिक था, क्लार्क मैक्सवेल, और मैक्सवेल का मानना था, देखो मैक्सवेल क्या कहते हैं, मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया था वैद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, वैद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत। और इनका यह मानना था कि कोई भी आवेशित कण जिसके ऊपर आवेश होता है वो घूमते समय अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है। ह्रास जानते ना, कमी। कोई भी आवेशित कण हुआ जिसके ऊपर आवेश है, घूमते समय क्या करेगा, वो अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है, मतलब कमी करता है। तो अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा तो मतलब सीधा सा ये हुआ कि धीरे धीरे उस आवेशित कण की ऊर्जा कम होती चली जाएगी। आप एक बात बताओ, हम बात करें आपसे कि कोई भी आवेशित कण है, कौन कहते हैं, मैक्सवेल कहते हैं इस बात को कि कोई भी आवेशित कण रहा यदि वो घूमता है तो घूमते समय उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो आवेशित कण उसके केंद्र में समा जाएगा। इस चीज को यहां लागू किया जाए तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या बताया गया है, रदरफोर्ड मॉडल में डिफाइन किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन पे भी तो नेगेटिव चार्ज है, बोलो है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो स्पाइन कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन भी तो गति कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगी, उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मैक्सवेल अपनी जगह सही है, रदरफोर्ड भी अपनी जगह सही है, लेकिन त्रुटियां कौन ढूंढता है? दूसरा। अपने आप में तो संपूर्ण सब, हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, अपने अंदर उसको कोई कमी नजर नहीं आएगी। कमियां कौन ढूंढता है? दूसरा। तो ये कमी दूसरे ने बताई है कि इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा। पहला दोष इसके अंदर ये था। दूसरी ये बात बताई गई है, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसके बारे में कोई डिफाइन नहीं किया गया, उसका विन्यास किस प्रकार से होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से चक्रण कर रहे हैं, इसके बारे में भी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी। एक और बात, ये जो सिद्धांत हैं ये केवल ऐसे एलिमेंट जिनका परमाणु क्रमांक 1 है, जिनमें एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, उसी पर ये लागू होगा। जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? 1। और हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 है। तो हाइड्रोजन परमाणु की सफलतापूर्वक व्याख्या कर पाया है। लेकिन ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 1 से अधिक होता है, जिनमें 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी व्याख्या करने में यह मॉडल असफल रहा।
ये कमी भी इसके अंदर पाई गई थी। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दोष या कमियां। तो मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार लिखते हैं हम, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार कोई भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण घूमते समय अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है, मतलब कमी करता है, अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है। हाँ सर, मुझे टाइम लगा, क्या हुआ, आपको लेनी है? अरे यार मुझे तो अभी आप वहाँ 2 घंटे 1.5 घंटे लगेंगे, मुझे 4 वीडियो बनानी है, मुझे तो पहली इधर सर बनानी है, तो फ्री हो जाएंगे थोड़ी देर में। वो भी बना है, आधा घंटा लगेगा। अच्छा, मेरे को तो 15-20 मिनट करना है। वो ठीक है, पर यार क्या करूँ, मेरे रेगुलर है। अच्छा है ना। तो ध्यान दें बच्चों, घूमते समय अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है, अतः इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, इसलिए इसकी ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में समा जाएगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। दूसरी कमी इसके अंदर यह थी, यह परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना का स्पष्टीकरण नहीं कर पाया। परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है उसकी व्याख्या नहीं कर पाया है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस प्रकार से है एवं इसकी ऊर्जा क्या है, तो यह भी एक दोष रहा है इसके अंदर कि परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना का स्पष्टीकरण नहीं कर पाया, अर्थात इलेक्ट्रॉन का चक्रण किस प्रकार से होगा, कैसे वो स्पाइन करते हैं और साथ में उसकी ऊर्जा क्या होगी, इसका निर्धारण करने में रदरफोर्ड असफल रहा। क्लियर? इसके अलावा देखें आप, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। हो गया? यह मॉडल हाइड्रोजन की तो व्याख्या कर पाया,
कर पाया, लेकिन जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी व्याख्या करने में असफल रहा। एक त्रुटि ये भी थी कि केवल हाइड्रोजन परमाणु की ये सफलतापूर्वक व्याख्या कर पाया है, लेकिन ऐसे तत्व, ऐसे परमाणु जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी व्याख्या यह नहीं कर पाया। तो ये दोष थे इसके अंदर, ये त्रुटियां थी रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। क्लियर हैं? ठीक है, समझ में आया होगा। कोई बात हो तो बोलें आप। क्लियर है? चलिए आगे। रदरफोर्ड मॉडल। इसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी की, क्योंकि यदि बाय द वे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, कम्पिटिटिव एग्जाम में से प्रश्न पूछ ले जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, बात करेंगे इसके बारे में। रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है, हेनरी बेकुरल जो थे उन्होंने इसको डिफाइन किया था रेडियो एक्टिविटी को, और उन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु हैं, उस परमाणु पर यदि कोई प्रकाश विकिरण आपतित होती है, यानी ऐसे तत्व जो विकिरणों का उत्सर्जन करने वाले होते हैं, उन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव, और इस गुण को ही रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। समझे आप? मतलब सीधा सा ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई एटम है, ये कोई तत्व है, ये इस पर जब कोई प्रकाश विकिरण आपतित हुई, तो प्रकाश विकिरण आपतित होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, कुछ कण उत्सर्जित होते हैं। अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती, और अल्फा किरणों की जो भेदन क्षमता है वो सबसे कम है, बीटा किरणों की गामा किरणों की सबसे अधिक होती है, बीटा की मीडियम है। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज रेडियो एक्टिव ताकि खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। हेनरी बेकुरल ने की थी। इसका अध्ययन क्यूरी दंपति एवं सोडी ने किया था। रेडियो एक्टिविटी किसे कहेंगे? ऐसे तत्व जो विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व तथा इस गुण को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ऐसे तत्व जो विकिरणों का उत्सर्जन करने वाले होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। यूरेनियम के बाद वाले जो तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, कृत्रिम तत्व हैं। कई तत्व इनमें रेडियो एक्टिव हैं, विकिरणों का उत्सर्जन करने वाले होते हैं। ठीक है, इस गुण को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये अल्फा बीटा एवं गामा विकिरणों का
अल्फा बीटा गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। अल्फा बीटा गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। इन विकिरणों की भेदन क्षमता निम्न है। अल्फा किरणें इज लेस देन बीटा किरणें इज लेस देन गामा किरणें। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और एक और बात, अल्फा जो किरणें हैं, अल्फा किरणें द्विधनावेशित होती है। द्विधनावेशित हीलियम के समान होती हैं। बीटा किरणों की बात की जाए, बीटा किरणें ऋणावेशित होती है। ऋणावेशित होती हैं। और गामा किरणें जो होती है, गामा किरणें उदासीन हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो यह है अल्फा बीटा और गामा। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा और गामा। तो ध्यान रहे, बात करें हम यहाँ पर रेडियो एक्टिविता की कि रेडियो एक्टिविता क्या है। हेनरी बेकरल ने इसकी खोज की थी रेडियो एक्टिविता की, और इसका अध्ययन क्यूरी दंपति और सोडी ने किया था। ऐसे तत्व जो विकिरणों का उत्सर्जन करने वाले होते हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, और इस गुण को ही रेडियो एक्टिवता कहा जाता है। ध्यान रहे, ये 3 प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन करने वाले होते हैं, अल्फा बीटा एवं गामा। इन विकिरणों की जो भेदन क्षमता का क्रम होता है वो गामा किरणें सबसे ज़्यादा हैं, अल्फा किरणें सबसे कम, फिर बीटा किरणें और फिर गामा किरणें। अल्फा किरणें जो हैं ये द्विधनावेशित हैं, हीलियम जैसा, हीलियम 24 ये इसका परमाणु क्रमांक है, ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। बीटा किरणें ऋणावेशित होती है और गामा जो किरणें होती है वो न्यूट्रल होती है, अर्थात उदासीन होती है। क्लियर है भैया, समझ में आया होगा? ठीक है, बाकी फिर अपन कल बात करेंगे आगे की। और आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके।